कतर में होने वाली अरब इस्लामिक एक्स्ट्रॉर्डनरी समिट, जिसमें सारी दुनिया के मुस्लिम लीडरान मौजूद थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्स्ट्रॉर्डनरी समिट में क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी बातें की गई हैं या ज़्यादातर चीज़ें ऑर्डनरी ही थीं। इस समिट से मुस्लिम दुनिया को उम्मीदें थीं कि इजराइल के खिलाफ कंक्रीट एक्शंस लिए जाएंगे, एक एक्शन प्लान दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इजराइल के खिलाफ क्या मेजर्स अनाउंस किए गए हैं, किन किन ममालिक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ चढ़ कर पेश किया और कौन से ममालिक बैक फुट पर थे, और क्या ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनसे कुछ उम्मीद नज़र आती है इस मुस्लिम यूनिटी के हवाले से। इसके अलावा हम देखेंगे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की इजराइल में इंगेजमेंट्स और कतर के लिए पैगाम, क्योंकि अब वो कतर जा रहे हैं। मामला किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आइए जानते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि इस समिट में सिर्फ बातें की गई हैं, कंडेमनेशंस की गई हैं, इजराइल को सिर्फ लताड़ा गया है, लेकिन कंक्रीट मेजर्स नहीं लिए गए। ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त ज़रूर है, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी सामने आई हैं जिनसे इनकी अग्रेशन का पता चलता है और उन ममालिक का भी पता चलता है जो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं बोले। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, ओमान और कुवैत, इन सब ममालिक ने प्लेज किया है कि ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया जाएगा जो ऑलरेडी इन ममालिक के दरमियान मौजूद है। ये एक ऐसा डिफेंस अरेंजमेंट है इन ममालिक के दरमियान जो ये कहता है कि एक कंट्री पर हमला इन सब कंट्रीज पर हमला तस्वुर किया जाएगा, यानी जो नेटो कहता है, जो नेटो की अप्रोच है। ये सारे ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं जब भी इन पर कोई हमला करता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जीसीसी कंट्रीज के दरमियान जो डिफेंस रिलेटेड मैटर्स हैं वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इनकी पैरेलल में अमेरिका से भी पार्टनरशिप्स हैं और अमेरिका को इन्होंने मिलिट्री बेसिस दी हुई हैं। तो नेटो की तर्ज पर हमें वो आयरन क्लैड बॉन्ड नज़र नहीं आता। इसके अलावा जीसीसी कंट्रीज के मुताबिक हमारे इस ब्लॉक की ऑलरेडी कंसल्टेशंस चल रही हैं कि हम अपनी आर्मीज के जरिए गल्फ डेटरेंट कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करें, और इस हवाले से यूनिफाइड मिलिट्री कमांड्स की मीटिंग जल्द होगी दोहा में। ऐसा कहना था कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री का। इसके अलावा ये जीसीसी कंट्रीज अपने डिफेंस पोस्चर को असेस करेंगी, सारी सिचुएशन को, कि कहां कहां पर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, और मिलकर आगे बढ़ा जाएगा यूनिफाइड मिलिट्री कमांड के ज़रिए। इस हवाले से ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म्स बनाए जाएंगे और गल्फ डेटरेंट कैपेबिलिटीज़ हासिल की जाएंगी। गल्फ कंट्रीज़ के दरमियान ये डिफेंस एग्रीमेंट 2000 में तय पाया था, जिसके मुताबिक अगर किसी एक स्टेट पर हमला होता है तो सब रियासतों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसमें हमने बहुत से लूप होल्स देखे हैं, इसकी बहुत सी कमज़ोरियाँ देखी हैं, लिहाजा इसको असेस किया जाएगा, इसको दोबारा से एनालाइज किया जाएगा और सारी मिलिट्रीज मिल बैठेंगी एक बार फिर, और अपनी ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसको बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इस पूरी समिट में जो सबसे सख्त टोन थी वो खुद कतर के अमीम शेख तमीम की थी, जिन्होंने इजराइल के कतर पर अटैक्स को एक गद्दारी करार दिया है कि किस तरह पीस प्रोसेस को सैबोटाज किया गया है और पीस एफर्ट्स को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन क्या यही टोन बाकी जीसीसी ममालिक की भी थी या दूसरे ममालिक ने क्या कहा है, वो हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा सब ममालिक ने एग्री किया है कि इजराइल के साथ जिसके जितने भी रिलेशंस हैं उनको रिकंसीडर किया जाएगा, और जिन जगहों पर पॉसिबल सैंक्शंस आयद हो सकती हैं वो भी की जाएंगी। इजराइल पर सैंक्शंस की बात सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड हुई है कि किसी किस्म का मटेरियल उनको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, उस पर हमें हर तरह की कदगन लगानी चाहिए, और इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को भी रिव्यू करना चाहिए। यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़ी बड़ी बातें तो की गई हैं, लेकिन कोई कंक्रीट प्लान नहीं पेश किया गया। कोई एक्शनेबल आइटम्स होती हैं कि हम इजराइल पर फलानी जगह पर सैंक्शन आयद करेंगे, उसका कोई रास्ता ब्लॉक करेंगे, या ये सब अरब ममालिक ऐलान कर सकते थे कि हम इजराइल के साथ अपने सारे रिलेशन ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। और इसके अलावा जिस नए डिफेंस मैकेनिज्म पर बातचीत हुई है उसकी भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई, लेकिन कतर के मुताबिक सब अरब ममालिक की फोर्सेस मिल बैठेंगी बहुत जल्द। कतर के अमीर ने इजराइल की मजम्मत करते हुए कुछ दिलचस्प कलमात अदा किए। उन्होंने कहा कि इजराइल ये समझता है कि ये पूरा अरब रीजन उनके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, जो कि इनकी भूल है और एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। और उन्होंने इजराइल के एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट को भी कंडेम किया है कि जिस तरह वो इम्प्यूनिटी के साथ बमबारी कर रहा है आजकल बहुत से मुस्लिम ममालिक के ऊपर, जिसमें लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान शामिल हैं। साउथ लेबनान और सीरिया की लैंड्स को वो बाय फोर्स ग्रैब कर रहे हैं।
और अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के प्लान्स, और इस हवाले से वो कौन सी और नई सेटलमेंट्स बनाने जा रहे हैं यरूशलेम के ईस्ट में, जिसके तहत वो वेस्ट बैंक को डिवाइड करने का इरादा रखते हैं और वेस्ट बैंक को यरूशलेम से कट करने का इरादा रखते हैं, ताकि फ़लस्तीनियों की जो कोहिजन है उसको डिस्टर्ब किया जाए और इससे उनकी स्ट्रगल मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। तो क्लियरली कोई भी पॉलिटिकल, मिलिट्री या इकोनॉमिक मेजर नहीं अनाउंस किया गया इजराइल के ख़िलाफ़ इस पूरी समिट के दौरान, और ज़्यादातर हमने इसमें कंडेमनेशंस ही देखी हैं। कतर ने यहाँ अमेरिका को भी पैगाम दिया है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें इजराइल के ऊपर, कि वो अपने इस बिहेवियर को दुरुस्त करे। यहाँ पर वो अरब ममालिक जिन्होंने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया हुआ है, उन्होंने तो ज़्यादा स्पीचेस भी नहीं की, जिनमें यूएई, बहरीन और मोरक्को शामिल हैं। यूएई आजकल बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात एंजॉय कर रहा है इजराइल के साथ और वो कोई पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए यहाँ पर यूएई के टॉप हुक्मरान भी मौजूद नहीं थे और उन्होंने दूसरे ऑफिशियल्स को भेजा था इस समिट में शिरकत करने के लिए, जबकि सऊदी अरब की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस अहम कॉन्फ्रेंस में खिताब नहीं किया। यहाँ पर कतर के साथ साथ पाकिस्तान, मलेशिया और ईरान ने पुरजोर मजम्मत की इजराइल की, और बहुत सी गल्फ रियासतों की तरह वो चुप नहीं बैठे। हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने भी ये प्रपोज किया कि एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाए जो इजरायली एक्शंस पर नज़र रखे, जो आपस में कंसल्टेशंस करे और एक कंसेंसस डेवलप करे इजरायली एक्शंस के बाद कि किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करना है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम हर हाल में कतर के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये सजेशन भी आई है कि यूएन के अंदर इजरायली मेंबरशिप को ख़त्म किया जाए, और इसके अलावा गज़ा के अंदर जो एक असॉल्ट जारी रखा हुआ है इजराइल ने, उसको रोका जाए। सीज़ फायर पर भी जोर दिया गया है और 2 स्टेट सोल्यूशन की भी बात की गई है। इन सब ममालिक ने मिलकर ये भी कहा है कि इजराइल इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है और पीस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ईरान के मुताबिक इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए तमाम मुसलमान ममालिक को अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए, और मलेशिया के मुताबिक सिर्फ मजम्मती बयानात से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि इजराइल पर हम सब ममालिक की तरफ से कलेक्टिवली सैंक्शंस आयद होनी चाहिए और तमाम डिप्लोमेटिक और इकनॉमिक रिलेशंस को सस्पेंड करना चाहिए। अब जहां बहुत से लोग इस समिट के आउटकम से मायूस हुए हैं, वहीं कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आई हैं, जैसा कि सारी मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हुई है और कम से कम रेटरिक की हद तक इजराइल को काफ़ी लताड़ा गया है। एक चेंज ऑफ टोन की बात की जा रही है और इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि चेंज ऑफ माइंड भी हो रहा है, यानी इजराइल जो एक्शंस ले रहा है ये इन सब को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुई, और इसको हमने इस वीडियो में बड़ा ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि अरब ममालिक की जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, इन सब के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे हैं। इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट्स अमेरिका से किए हुए हैं और इनके कोई ज़्यादा इंडिजिनस सिस्टम्स नहीं जो इन्होंने खुद प्रोड्यूस किए हों या किसी रिलायबल पार्टनर से ख़रीदे हों। डिफेंस के हवाले से इनकी सारी डिपेंडेंस अमेरिका बॉर्डर पर है, और ये हमने देखा कि जब कतर पर हमले हो रहे थे तो वो सारे सिस्टम्स जो अमेरिका ने नस्ब किए हैं, वो बजाय कतर को बचाने के वो इजरायली स्ट्राइक्स को फैसिलिटेट कर रहे थे। और आयरनी देखें कि मार्को रूबियो जो इस वक्त मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं, वो कतर को कह रहे हैं कि हम एक नया डिफेंस पैक्ट करने जा रहे हैं कतर के साथ, यानी अमेरिका सिंपली इनसे मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स बटोरना चाहता है। जो कतर ने भी कुछ महीने पहले ऐलान किया था 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का, अमेरिका चाहता है वो मटीरियलाइज हो और ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट भी दें, और कतर इसके बदले मज़ीद इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जारी रखे। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो तो विजिबली फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। थोड़े दिन पहले जब यूएन इजलास के लिए कतर के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में मौजूद थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको खाना भी खिलाया था, उनको ठंडा करने की कोशिश भी की थी। और डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि कतर हमारा इंपॉर्टेंट एलाय है और इजराइल इन पर हमला करके ना सिर्फ हमारे इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर रहा है बल्कि अपना भी नुकसान कर रहा है। बहुत सा मगरबी मीडिया ये खुलकर लिख रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक बार फिर ह्यूमिलिएट किया गया है इजराइल की जानिब से। ईरान टॉक्स के बीच में भी इजराइल ने हमला किया, और अब हमास के साथ भी जो टॉक्स चल रही थी उसके बीच में इन्होंने हमला किया है। और यही कतर के अमीर का कहना था कि ये हासिल क्या करना चाहते हैं। अगर ये अपने हॉस्टेजेस छुड़वाना चाहते हैं या जंग का खात्मा चाहते हैं तो जिनसे निगोशिएट कर रहे हैं उन पर बमबारी करने से इन्हें क्या मिलेगा। और हम जो इस पीस प्रोसेस में अपना एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ही आप चैलेंज कर रहे हो। इस हवाले से मार्को रूबियो ने भी रिक्वेस्ट की है कतरीज से कि आप प्लीज़ इस पीस प्रोसेस से पीछे मत हटिएगा। हमारे पास बहुत छोटी विंडो है इस पीस प्रोसेस के लिए, आप इसमें मीडिएशन
मीडिएशन का किरदार अदा करते रहिए। बंदा मार्को रूबियो से ये पूछे कि जब आप इजराइल गए हैं तो क्या यही बात आपने नेतन्याहू को कही है? उनके साथ तो बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे थे, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन उनको भी ये समझाएं कि पीस बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कतरियों को ना समझाएं, कतरी तो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिडल ईस्ट का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इसमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है। इन जीसीसी ममालिक की अगर बात करें तो इनको कुछ करना पड़ेगा और कुछ मूवमेंट हमें नज़र ज़रूर आई है, क्योंकि अब सबको डर पड़ गया है कि अगला निशाना हम हो सकते हैं अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक इजराइल से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी नहीं चाहते। उनको ये खौफ है कि कहीं हम पर हमला ना हो जाए, और यूएई इसकी एग्जांपल है जो बहुत ही एहतियात से चल रहा है, और जिस ग्रुपिंग का वो हिस्सा है उसमें वो बढ़ चढ़ कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा इजराइल की वजह से। लेकिन इसमें ये चीज़ काबिल ज़रूर है कि कुछ मूवमेंट ज़रूर हुई है। ये सब अरब ममालिक अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हमारा डिफेंस अमेरिकन्स के हाथ में ही रहेगा, और अगर उनकी मर्जी होगी तो वो हमारा दिफा करेंगे, लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो पीछे हट जाएंगे। तो इसके लिए वो ये चाहते हैं कि एक कलेक्टिव अप्रोच हो और एक रीन्यूड एफर्ट हो जिसमें वो चाइना की तरफ भी जा सकते हैं। और चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट की ऑलरेडी पूरी दुनिया का मीडिया तारीफ कर रहा है। जो पाकिस्तान ने जिस तरह उसका इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, वो सारी दुनिया ने देखा है। तो ये चीज़ चाइना और अरब ममालिक के दरमियान भी एक नई ओपनिंग साबित हो सकती है। और जिस तरह भी रिसेंटली चाइना ने अपना इक्विपमेंट दिखाया, मिलिट्री इक्विपमेंट, चाइना ये पिच कर रहा है कि मैं एक ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता हूँ अमेरिका के मुकाबले में। और दूसरा इसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट ये भी है कि ईरान अब इनके साथ है। ईरान जो 3-4 साल पहले तक इनका दुश्मन तस्वुर किया जाता था, वो अब इनकी मीटिंग्स में शरीक होता है, क्योंकि चाइना ने वहाँ भी अपना एक किरदार अदा किया था और अरब्स और ईरानियंस की दोस्ती करवाई थी। और वो चीज़ अभी भी सक्सेसफुली चल रही है, क्योंकि जब ईरान पर भी हमले हुए थे तो इन अरब ममालिक ने कम से कम बयानात ज़रूर दिए थे। लेकिन जहाँ पर वो डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं वो भी उन्होंने किए हैं, जो हमने जीसीसी के केस में देखा है कि किस तरह कुछ ममालिक बिल्कुल ही नहीं बोले जो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा हैं। सऊदी अरब भी बड़े एहतियात से बोला है। इसमें एक रीज़न ये भी है कि कतर ने हमेशा कोशिश की है अक्सर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की। ये चीज़ भी अरबों को नहीं पसंद और इजरायलीज़ को भी नहीं शायद पसंद कि ये क्यों बढ़ चढ़ कर मीडिएशन का किरदार अदा करता है, ये क्यों इतनी ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी को परसू करता है, ये क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हासिल करना चाहता है हमारे ग्रुप में रहते हुए। और आपको याद होगा 2016 में सऊदी अरब और बाकी अरब स्टेट्स की जानिब से कतर पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, और वो बहुत ब्रूटल पाबंदियाँ थीं। ज़मीनी, समंदरी और हवाई रस्तों को बैन कर दिया था कतर के लिए। इन सब ने अपने तमाम रिसोर्सेज और सारी इंगेजमेंट्स ख़त्म कर दी थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा ये कोविड के बाद इनके ताल्लुकात बहाल होना शुरू हुए हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं दरार अभी भी मौजूद है। और इसमें मेन गुस्सा यही है कि कतर इतना बढ़ चढ़ कर क्यों प्ले करता है। कतर इतना बड़ा एलएनजी का प्रोड्यूसर है जो कि यूरोप को भी गैस देता है। और इसके अलावा एक और गुस्सा ये भी है, वो कतर और तुर्की दोनों पर है, और वो ये कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट क्यों करते हैं, और ये हमास और तालिबान जैसी तंजीमों के पॉलिटिकल ब्यूरोज क्यों बनाते हैं अपने कैपिटल्स में। तो कतर कई ऐसे इंडिपेंडेंट और बोल्ड इकदामात लेता है जिससे उनको बाज़ औक़ात फ़ायदा होता है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो ये वो केस है, और अभी भी कतर इनको झिंझोड़ कर बता रहा है कि भाई उठो, आप पर भी हमला हो सकता है, अगली बारी आपकी भी हो सकती है। लेकिन अभी शायद कोई कतर की बात समझने को तैयार नहीं है, और सब इस वक्त एक कॉशियस अप्रोच अपनाने के चक्कर में है कि किसी से नया पंगा ना हो जाए। यहाँ पर सब के अपने अपने एम्बिशंस हैं। यूएई और सऊदी अरब के ज़बरदस्त किस्म के विजन्स हैं। सऊदी अरब का 2030 का विजन है। सऊदी अरब और यूएई अपने आप को नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, और वो बन भी रहे हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा पंगे नहीं चाहते। और दूसरा, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ हमें ये भी देखने को मिली है कि सारी मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हुई है और आपस में इंगेजमेंट की है इन्होंने। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिले हैं एमबीएस से, कतर के टॉप लीडर्स से, और इसके अलावा मलेशिया, तुर्की, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और दूसरी अरब रियासतें। तो ये मिल बैठने का एक अच्छा मौका था, और इन सब ने ये ज़रूर देखा है कि हालात चेंज हो रहे हैं, और चेंज होते हुए हालात के साथ साथ हमें नई अप्रोच अपनानी होगी। और ये सोच कहीं ना कहीं एमबीएस के माइंड में भी ज़रूर है। उनको भी ये सजेशंस दी गई होंगी कि सिर्फ इकोनॉमिक एम्बिशंस को नहीं परसू करना होता, आपको अपने डिफेंस पर भी काम करना है। और ये चीज़ हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि पाकिस्तान ने किस तरह उसको अटेन किया है पिछले 30-40 सालों में, जो धोखे पाकिस्तान ने खाए अमेरिका से। उसके बाद हमने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर किया, हमने अपने मिलिट्री सिस्टम्स में डाइवर्सिफिकेशन लाई, और सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहे।
हमने इंडिजिनस सिस्टम्स भी बनाए और रिलायबल पार्टनर ढूंढा चाइना की सूरत में। ये वो फैसले हैं जो पाकिस्तान ने बड़े टाइमली लिए थे। इस सदी के आगाज में उन फैसलों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सोच 70s और 80s से पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में आ चुकी थी कि अब सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना, अब डाइवर्सिफिकेशन लानी होगी, चाहे वो अपने इंडिजिनस सिस्टम्स हों या फिर रिलायबल पार्टनर्स हों। ऐसा पार्टनर नहीं जो कि टाइम आने पर आपको झंडी करा दे। अमेरिका की तरफ से हमें बारहा ये धोखे मिलते रहे। सबसे पहला धोखा हमें मिला था 1971 की जंग में, उसके बाद 80s की दहाई में, जब सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे को धोखा देना शुरू हो गए थे, और फिर 99 में जब हमने न्यूक्लियर धमाके कर दिए, और फिर अमेरिका ने हमें एक डिसाइसिव ब्लो पहुंचाया 2011 में। चाहे वो एबटाबाद ऑपरेशन हो, चाहे सलाला चेक पोस्ट पर हमला हो, चाहे रेमंड डेविस वाला वाकया हो, चाहे पाकिस्तान को नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन के लिए पुश करना हो, या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ इक़दामात, ये सारी चीज़ें जब अमेरिका ने की तो फिर पाकिस्तान ने खुलकर ऐलान किया कि ठीक है, फिर हम अब जाएंगे चाइना की तरफ। जिस सी पैक का आगाज़ हमने 2002 में कर दिया था, उसका ऐलान किया गया 2013-14 में। तो ये चीज़ आपको बताती है कि अपनी सॉवरेंटी के लिए आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ता है। आप अपने दिफा के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आप ये समझते हैं कि आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके अमेरिका बहादुर को अपनी साइड पर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर और भी बहुत सी लॉबीज़ हैं जो शायद आपसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं। तो अपने सारे बॉल्स एक ही बास्केट में फेंक देना ये कोई अक्लमंदाना हिकमत अमली नहीं है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और आप देखें, जिस कतर ने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान किया, इस मौके पर रूबियो पहले इजराइल गए और वहाँ पर उन्होंने इजराइल को यकीन दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। इजराइल और अमेरिका का बॉन्ड कोई नहीं तोड़ सकता, और जिस तरह उनको हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ले जाया गया वो हम सब ने देखा। ऑक्युपाइड ईस्ट यरूशलेम में उन्होंने एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट का इफ्तिताह किया जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि बहुत से फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल कर बनाई गई है, और ये कॉरिडोर अभी भी बहुत से फ़लस्तीनी घरों के नीचे से गुजरेगा। और इस कंट्रोवर्शियल आर्कियोलॉजिकल साइट का इफ्तिताह किया मार्को रूबियो ने, और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि इजराइल के हर इलीगल एक्ट में मैं इनके साथ खड़ा हूँ। यानी अब अमेरिका ये भी पैगाम दे रहा है कि इजराइल जो मर्जी एक्शन करे, जो मर्जी इलीगल सेटलमेंट क्रिएट करे, जिस तरह का मर्जी एक्शन करे, हमारे पार्टनर्स पर ही बमबारी क्यों ना करे, फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल कर एक कॉरिडोर का आगाज़ ही क्यों ना करे, उसके बावजूद उन प्लान्स में भी हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और ये प्रोजेक्ट एक इजरायली सेटलर ग्रुप मैनेज कर रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका किसके साथ खड़ा हुआ है। बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट्स कतर के साथ, लेकिन इज़हारे यकजहती इजराइल के साथ, क्योंकि कतर से उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मिलने हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब क्या अरब ममालिक के जहनों में कोई सोच पैदा हुई है एक जॉइंट फ्रंट बनाने की इजराइल के खिलाफ, फ्यूचर में इजरायली एग्रेशंस का सामना करने के हवाले से। क्या अब इनकी आंखें खुली हैं, या आपके ख्याल में ये अब भी इंडिपेंडेंटली अपने अपने इंटरेस्ट को परसू करेंगे? यानी अगर अमेरिका इनको कन्विंस करेगा कि इजराइल की साइड पर खड़े हो तो वो वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, या आपके ख्याल में कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंड्यूस हुई है इनके दिमागों में जिसने फाइनली इनको परेशान किया है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।